हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम कॉल स्टैक के बारे में देखेंगे। ये वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। हमें एक अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो एक सर्टेन डिफिनीशन, एक ब्रीफ डिफिनीशन कैसे देनी है और क्या बोलना है वो देखेंगे। और इंटरव्यू में फिर अगर उसको हमें इन डेप्थ एक्सप्लेन करना पड़ा तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको देखते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें इंटरव्यू में पहले क्या बोलना है। व्हाट इज कॉल स्टैक का आंसर। So the answer is a call stack is a data structure that keeps track of function execution in a program. Okay, it follows the LIFO principle, and it has basically you know uh, two major actions. Whenever a function is invoked, a new execution context is created and pushed onto the call stack. Okay, and when the function finishes execution, its execution context is removed or from is removed, and then uh, function is popped out from the call stack. ऐसा हम बोल सकते हैं। अब ये जो मैंने बात बोली कि अब समझते हैं हम दूसरा पार्ट कि इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे इंटरव्यू में। तो हम पहले अपने अपने लैंग्वेज में इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली कॉल स्टैक में चल क्या रहा है। तो देखो, कॉल स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर, हमने बोला कि वो एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो क्या करता है, फंक्शन एग्जीक्यूशन का पूरा ट्रैक रखता है कि कोई एक फंक्शन है। अब उस फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो कोड, कुछ कोड रहेंगे, उस फंक्शन के अंदर भी कोई और फंक्शन कॉल हुआ रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को ट्रैक रखता है कौन, कॉल स्टैक। ठीक है, कि कौन कौन फंक्शन अभी रनिंग में है, किस फंक्शन ने अपना काम एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया तो उसको कॉल स्टैक से निकालना है, किसको कॉल स्टैक में पुश करना है, किसको पॉप करना है, ये सारी चीज़ें कॉल स्टैक करता है। ठीक है, और हमको पता है कि कॉल स्टैक का बेसिकली क्या है कि उसको कुछ भी मिले उसको एग्जीक्यूट करना, उसका काम ही है कि वो किसी का इंतजार करता नहीं है। उसको कुछ भी मिले वो सडनली क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है कि जस्ट अ मिनट, हाँ, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, एक हमने फंक्शन लिया है हंग्री, और एक फंक्शन लिया है प्रिपेयर फूड, और एक फंक्शन लिया है ईट फूड। ठीक है, बट हमने यहाँ पे क्या करा है, सबसे पहले हंगर, जो हंग्री फंक्शन है इसको इन्वोक करा है। ठीक है, और इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है रिजल्ट में। ठीक है, और उसके बाद हमने कंसोल कर दिया। तो होगा क्या, हम चूंकि जानते हैं कि जब भी कोई जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो बिहाइंड द सीन क्या होता है कि जैसे कोई जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन या कोड, जावा स्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होता है तो क्या होता है कि कॉल स्टैक के अंदर एक मतलब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, और उसके बाद जितने भी फंक्शंस कॉल होते, जो भी फंक्शंस डिफाइन है अपने उस प्रोग्राम में, वो उसके अंदर स्टोर होनी शुरू हो जाएंगी, मतलब कॉल स्टैक के अंदर पुश होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है। तो अब जैसे ही ये हमारा जो फाइल है index.js, ये रन होगा तो जितने भी फंक्शन है हमारे, ये सारे क्या होंगे, कॉल स्टैक में कहीं ना कहीं इनकी एंट्री होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हम इसको ना एक विजुअली डायग्राम से समझते हैं कैसे क्या होगा। उसके लिए हम चलते हैं इस पे। देखो, हमने ना ये एक डायग्राम बना रखा था, पूरा यूआई है बेसिकली,
जो आपको कॉल स्टैक कैसे काम करता है उसका चीज़ यहाँ पे रहेगा। ये हमारा सिंपल ये फंक्शन था, ठीक है। ये हमारा जो एक कॉल स्टैक यहाँ पे दिख रहा है और ये कंसोल है, ठीक है। ये देखो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट्स रनिंग, द ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज पुश्ड ऑन टू द कॉल स्टैक, ठीक है। हमने ये बात बोला कि जैसे ही कोई जावा का फाइल रन होना शुरू होता है, एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, तो जेएस इंजन क्या करता है कि एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना देता है पहले कॉल स्टैक के अंदर। तो हमारा ये फाइल जैसे ही लोड हुआ तो एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे कॉल स्टैक के अंदर ये बन गया। जितने भी अपने सारे मेथड्स होते हैं, दिस, विंडो, ये सारे इसी के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, हम ये जब ये हमारा कोड है ये रन होना शुरू होगा तो इसमें सबसे पहला फंक्शन इन्वोकेशन किसका मिलेगा, हंगरी का। यानी कि हंगरी फंक्शन सबसे पहले कॉल हुआ तो कॉल स्टैक में जाके ये हंगरी फंक्शन जाके रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं कैसे। जैसे ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखना क्या होगा, कॉल स्टैक के अंदर ये हंगरी फंक्शन जाके पुश हो गया, ठीक है। यहाँ पे नीचे मेथड भी आ गया कि हंगरी इज कॉल्ड, ठीक है। हंगरी इज कॉल्ड हो गया एंड हंगरी इज पुश्ड ऑनटू द स्टैक, ठीक है। एग्जीक्यूशन जंप्स इनटू द फंक्शन बॉडी, ठीक है। द कंसोल इनसाइड इज अबाउट टू रन। अब ये हमारा चूंकि हंगरी फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर पुश हो गया है, ठीक है। पुश हो गया तो देखो इसने क्या करा कि अपना एक पूरा स्टैक ले लिया, ठीक है। ये एक पूरा का पूरा स्टैक बन गया। और हमको ये भी पता है कि अ, जब जैसे हमारा ना जब ये अगर इसको हम रीसेट कर देते हैं, जब ये हमारा पूरा फंक्शन ऐसे मतलब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है तो उस समय क्या होता है कि ये जितने भी फंक्शन है जो ऐसे डिफाइंड है, ये एज इट इज उठ के ना, एज इट इज उठ के सारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन में इनके कोड जाके सेव हो जाते हैं। इनको ट्रीट कैसे करा जाता है कि ये एक वेरिएबल्स हैं तो इनको एज अ वेरिएबल ट्रीट करके पहले तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में रख देते हैं। और जैसे ही उनका फंक्शन एग्जीक्यूशन वाला कोड मिलता है तब समझ में आता है जेएस को कि नहीं ये नॉर्मल कोई वेरिएबल नहीं था, ये एक फंक्शन था, ठीक है। तो जैसे ही समझ में आता है कि ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक फंक्शन है, तो क्या होता है कि फिर से एक ना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, अब ब्रांड न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है उस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो देखो जैसे ही हम ये हमारा कोड रन होता है और ये पूरा का पूरा कोड सेव हो जाता है अपने ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और जैसे ही हमको ये हंगरी फंक्शन का इन्वोकेशन मिलता है तो क्या होता है कि कॉल स्टैक में ये एक हंगरी के लिए पूरा का पूरा ब्रांड न्यू एक तरह से बोल लो इस हंगरी फंक्शन का ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया। ये इस सिर्फ हंगरी के लिए, क्योंकि हंगरी फंक्शन के बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, उनके अपने कोड्स हैं, उसके अपने वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से पॉल्यूटेड नहीं होना चाहते हैं। भाई मेरा घर है, मेरे घर के अंदर मेरे लोग, मेरा खाना, मेरा सामान, ये रहेगा, दूसरे काम नहीं रखेंगे। तो इसलिए क्या होता है कि एक ब्रांड न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वो उस फंक्शन के लिए बन जाता है, ठीक है। तो ये एक आप बोल लो कि एक ब्रांड न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी बन गया इस फंक्शन के लिए। और हम अगर कॉल स्टैक के हिसाब से देखें तो ये हंगरी फंक्शन कॉल स्टैक में पुश हो गया, ठीक है, पुश हो गया है। अब पुश होते ही अब ये क्या होगा कि मतलब अब जैसे ही पुश हो गया तो अब वो रन होना शुरू होगा तो वो उस फंक्शन के बॉडी के अंदर आएगा। बॉडी के अंदर आएगा तो जैसे जैसे जो जो चीज़ें उसको मिलेंगी वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। कॉल स्टैक क्या करता है, एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो कंसोल हमने कराया आई एम हंग्री, ये अपने को कंसोल पे मिल जाएगी, ठीक है। ये हमने नेक्स्ट स्टेप करा। देखो यहाँ हमने अपना ये कोड हंगरी फंक्शन का बॉडी रन मतलब एग्जीक्यूट शुरू हुआ और हमें कंसोल पे पहला लाइन क्या मिल गया, आई एम हंगरी, ठीक है। यहाँ मैसेज भी दिख रहा है कि कंसोल डॉट लॉग रन्स इनसाइड हंगरी फंक्शन, ठीक है।
I am hungry is printed to the console. Next, hungry calls prepared food and will return its result. अब क्या है हमारा इस हंगरी के अंदर नेक्स्ट लाइन जो है कि हम एक फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अब ये एक कॉल बैक फंक्शन है, मतलब सॉरी, हाँ मतलब बोल सकते हैं ऐसा, ये एक कॉल बैक फंक्शन नहीं बन रहा है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो इसने एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है, रिटर्न, और उसको रिटर्न भी करना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो देखना ये जो प्रिपेयर्ड फूड है ये अब रजिस्टर्ड हो जाएगी इस कॉल स्टैक में। और अब चूंकि अभी तक जब इनिशियली सबसे पहले जब कोड ये रन हुई थी तो ये सारे के सारे कोड को एज इट इज स्टोर करके कहाँ रखा था, ग्लोबल में, ठीक है। अब जब ये प्रिपेयर्ड फूड वाली इन्वोक होगी तब समझ में आएगा जेएस को कि अरे यार ये तो एक फंक्शन है, फंक्शन है तो इसका भी एक ब्रांड न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनेगा, इसके लोग, इसका सामान, ठीक है, दूसरे को यूज नहीं करने देंगे, ये अपने आप मतलब अपना सामान अपना वेरिएबल जो भी है ये यूज करेंगे। और एक और काम क्या होगा कि ये जैसे ही अब चूंकि ये जब रन होना शुरू होगा इसको बुलाया गया तो ये जाके कॉल स्टैक में रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो प्रिपेयर्ड फूड क्या हो गया, एक्टिव हो गया, यानी कि ये कॉल स्टैक में पुश हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अपने को नीचे मैसेज भी दिख गया कि प्रिपेयर्ड फूड इज कॉल्ड, ओके, मैसेज दे रहे हैं प्रिपेयर्ड फूड इज पुश्ड ऑन द टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। एग्जीक्यूशन फेज इनसाइड हंगरी एंड जंप्स इनटू द प्रिपेयर्ड फूड, ठीक है, ये मैसेज था। अब ये चूंकि देखो हमारा सबसे सबसे पहले इनिशियली में कौन आया था, ग्लोबल, तो वो कॉल स्टैक के सबसे मतलब क्या बोल सकते हैं नीचे, उसके बाद कौन आया, हंगरी आया, तो वो जस्ट ग्लोबल के ऊपर है। अब उसके बाद कौन आया, प्रिपेयर्ड फूड। तो जो हम बोलते हैं ना कि कॉल स्टैक किस मैकेनिज्म पे काम करता है, तो वो किस प्रिंसिपल पे, लीफो पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखो जो भी लास्ट आए हैं, ठीक है, वो फर्स्ट आउट होंगे क्योंकि वो कॉल स्टैक में सबसे ऊपर वहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये अभी जस्ट आया है, अगर इस कॉल स्टैक से निकालना होगा तो सबसे पहले ये निकलेगा, फिर हंगरी निकलेगा, और फिर ग्लोबल आपको हटता है, ठीक है। बेसिकली ग्लोबल हमेशा कॉल स्टैक में रहता ही है, जैसे ही वो कोड रन होता है जिसका तो ग्लोबल बन जाता है, ठीक है, वहां पर नहीं जा रहे। यहाँ पे देखा हमने कि प्रिपेयर्ड फूड हमारा कॉल स्टैक में रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो इस प्रिपेयर फूड के अंदर जो मैसेज है वो आएंगे, यहाँ पे देखो। अब अपने को कंसोल पे दिख गया क्या, प्रिपेयरिंग फूड, ठीक है, वो आने लग गया, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या हो गया, ये ईट फूड वाला भी फंक्शन अपना कॉल स्टैक में ये भी जाके रजिस्टर्ड हो जाएगा, क्योंकि अब प्रिपेयर्ड फूड ने किसको कॉल कर दिया, फिर ईट फूड को, ईट फूड कॉल हुआ और कॉल स्टैक में जाके रजिस्टर्ड हो गया, पुश हो गया। अब यहाँ पे मैसेज आ गया कि ठीक है ईट फूड जो है हमारा कॉल हो गया है। हमने ईट फूड के अंदर हमारा एक मैसेज था, क्योंकि अभी ये सिर्फ रजिस्टर्ड हुआ है, अभी रन नहीं हो रहा है, तो हम नेक्स्ट करेंगे जैसे ही, तो ये देखो इसने क्या करा, सडनली ईट फूड रन हुआ और उसने कंसोल करा क्या, ईटिंग फूड का, उसने ईटिंग फूड का ऐसे मैसेज डाल दिया और रिटर्न में डन भी डाल दिया। अब कॉल स्टैक का काम क्या होता है कि हम बोलते हैं ना कि वो फंक्शंस के एग्जीक्यूशन का सारा ट्रैक रखता है। अब कॉल स्टैक ने देखा कि अच्छा ठीक है ये ईट फूड को किसने कॉल किया था, तो ईट फूड को किसने कॉल करा था, प्रिपेयर्ड फूड। और एक और बात कि अगर हम एक स्टेप बैक आते हैं तो यहाँ देखो, जैसे ही ये इसमें रजिस्टर्ड हुआ और इसका काम खत्म होगा ना, काम खत्म इन द सेंस क्या कि वो इस ईटिंग फूड का कंट्रोल करेगा और उसके बाद वो रिटर्न में डन कर देगा, ठीक है। ये अपना काम ये खत्म करेगा और इसका काम जैसे ही लगा कि भाई इसका काम तो खत्म, ईट फूड का काम खत्म हो गया,
तो इसको कॉल स्टैक से निकाल भी देंगे। अभी ये क्या है, एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है। तो अब जैसे ही इसका काम खत्म होगा, हम नेक्स्ट करेंगे, इसका काम खत्म होगा और ये कॉल स्टैक से निकल जाएगा, ठीक है। देखो, कॉल स्टैक से निकल गया, ये पॉप कर दिया गया है इसको। ईट फूड मैसेज जो था इसने अपने को कंसोल पे दे दिया और रिटर्न में डन भी दे दिया, ठीक है। यहाँ पे मैसेज भी एंड इज पॉप्ड ऑफ द स्टैक। नाउ कंट्रोल रिटर्न्स टू प्रिपेयर्ड फूड। ये लाइन बहुत जरूरी है कि अब अपना कंट्रोल किसके पास चला गया, प्रिपेयर्ड फूड के पास, क्योंकि प्रिपेयर्ड फूड ने ही अपने रिटर्न फूड वाले को कॉल करा था, ठीक है। तो अभी कंट्रोल अपने पास आ गया प्रिपेयर्ड फूड के पास फिर से, ठीक है। यही ट्रैक रख रहा है कॉल स्टैक कि किस फंक्शन ने किसको कॉल करा था, ये ट्रैकिंग हो रही है, ठीक है। अब जो कंट्रोल आ गया है इसके बाद तो अब क्या होगा कि यानी एक तरह से प्रिपेयर्ड फूड का भी काम खत्म हो गया है। कंट्रोल आ गया है, जो उसको रिजल्ट चाहिए था वो मिल चुका है। अब जैसे ही नेक्स्ट स्टेप करेंगे, ये कोड एग्जीक्यूट होगा हमारा, तो ये भी प्रिपेयर्ड फूड भी हमारा कॉल स्टैक से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, आया था सबसे पहले कौन, ग्लोबल, फिर हंगरी, फिर प्रिपेयर्ड फूड और फिर आया था ईट फूड। तो ईट फूड भी हमारा लास्ट इन हुआ था मगर फर्स्ट निकल गया। अब ये भी प्रिपेयर्ड फूड, ये भी आया था हंगरी से पहले मगर निकलेगा अभी, जस्ट हंगरी से पहले निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्रिपेयर्ड फूड पास द रिटर्न वैल्यू टू द हंगरी, ठीक है। अब कंट्रोल आ गया है हंगरी फंक्शन के पास और प्रिपेयर्ड फूड ने जो रिटर्न वैल्यू थी वो किसको दे दी है, पास कर दिया है हंगरी फूड मेथड को, ठीक है। एंड पॉप्ड, वो कॉल स्टैक से निकल गया, ठीक है। अब इसको हम जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा क्या होगा, हंगरी फंक्शन का भी काम खत्म होगा और वो भी कॉल स्टैक से निकल जाएगा, ठीक है। और इसका कंट्रोल अब कहाँ चला जाएगा, इसको कॉल कहाँ गया था, यहाँ पे किया गया था, जिसको स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट में, यानी कंट्रोल आ जाएगा एक तरह से रिजल्ट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इसको कंसोल करेंगे। देखो, हंगरी रिटर्न्स डन, और ये डन अपन कहाँ से मिला था, ईट फूड से, टू द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ग्लोबल, चूंकि हम हंगरी को कहाँ रजिस्टर्ड कर रहे हैं, ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं था, ये एक वेरिएबल के अंदर था, और ये रिजल्ट वेरिएबल कहाँ पे थी, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई थी। तो इसीलिए बोल रहा है कि रिटर्न्स, हंगरी रिटर्न्स डन टू द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एंड पॉप्ड आउट द फाइनल कंसोल लॉग रिजल्ट प्रिंट्स डन, only the global context remain, execution is complete। क्या बोला कि एग्जीक्यूशन चला गया किसके पास, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के पास, क्योंकि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ही उस हंगरी फंक्शन को कॉल किया गया था जिसको स्टोर करा गया था रिजल्ट वेरिएबल में, और रिजल्ट वेरिएबल कहाँ था, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो हमको ये फाइनल डन मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे हमारा जाके ये पूरा कॉल स्टैक कंप्लीट, एक बार फंक्शंस को पुश करा और एक बार पॉप करा, और किसने किसको करा था, मतलब पूरी एक ट्रैकिंग हो रखी है। तो बेसिकली दिस इज हाउ we explain the call stacks, how it works, and how it tracks the functions calling, okay. And you can say how call stack manage the function execution, okay, and track all the function execution। so हम ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इसको, कॉल स्टैक को। कॉल स्टैक के एक दो पॉइंट्स, जब हम इवेंट लूप पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी अपने को ये सारी चीज़ें फिर से कॉल स्टैक की नीड पड़ती है कि भाई ठीक है, एसिंक कोड कैसे कॉल स्टैक में रजिस्टर्ड होते हैं, कैसे जो क्यू होते हैं, माइक्रो टास्क, माइक्रो क्यू और मैक्रो क्यू, वो दोनों कैसे कॉल स्टैक में चीज़ें भेजते हैं, इवेंट लूप कैसे चेक करते रहता है कि क्यूज और कॉल स्टैक के बीच में कि कॉल स्टैक खाली तो नहीं है। कॉल स्टैक को कभी खाली नहीं रखने दिया है, तो उसका काम ही है कि भाई उसको काम दो, वो एग्जीक्यूट करे। ऐसे मतलब बोलते हैं कि
कॉल स्टैक कभी किसी का इंतजार नहीं करता, उसको जो मिला वो सडनली एग्जीक्यूट ही करना शुरू करता है। तो ये सब चीज़ें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें। ओके, सो थैंक यू। एंड और मेरे पास और भी कुछ है अगर एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं आपको एक बार देख लेता हूँ। बेसिकली यही है, मैंने भी पहले से ही ये अपने जो चीज़ें हैं ये आपको दिखाई दिया मैंने। ये फंक्शंस को और एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, थोड़ा और इसमें फंक्शंस ऐड करे थे, कैसे कैसे कॉल स्टैक में चीज़ें रजिस्टर्ड हो रही हैं, पुश हो रही हैं, पॉप हो रही हैं। तो ये था इसमें। कॉल स्टैक इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ फंक्शंस कॉल्स इन अ प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स थी उसमें थोड़ी मतलब बेसिक डेफिनेशन थी। whenever you call a function for its execution you are pushing it to the call stack। ठीक है, हाँ सिंपल है कि मतलब कोई भी फंक्शन कॉल हो रहा है तो मतलब वो कॉल स्टैक में पुश होगा, जब काम कंप्लीट हो गया तो वो पॉप हो जाएगा ऐसा। उसमें और भी जो चीज़ें थी कि जब पुश होता है तो क्या होता है कि वो ब्रांड न्यू एक अपना एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाता है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, बाकी ये जो मैंने पूरा यूआई बनाया था ये अपने को क्लाउड से मैंने बनाया था, इसको समझने के लिए कि कॉल स्टैक कैसे काम करता है। वैसे ये यूआई आपको ना कॉल स्टैक के लिए आप ऐसे सर्च भी करोगे ना जावा स्क्रिप्ट डिबगर करके, तो आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय। अब हम अपना अगला वीडियो देखते हैं ना, इवेंट लूप पे रखते हैं, क्योंकि इवेंट लूप इसी से रिलेटेड है। उसमें कैसे इवेंट लूप और कॉल स्टैक ये दोनों सिंक होके काम करते हैं उसमें वो अपन देखेंगे।